शुरुआत में हमें लगता था कि हम इंसान बहुत ख़ास हैं और ये जो हमारी अर्थ है, वो यूनिवर्स का एक सेंटर है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते रहते हैं। पर जैसे-जैसे टाइम बीता गया, वैसे-वैसे हमें पता चलता गया कि इस बहुत ही बड़े यूनिवर्स में हम एक डस्ट के पार्टिकल के बराबर भी नहीं हैं। हमारे ही सन के जैसे इस यूनिवर्स में हज़ारों लाखों तारे मौजूद हैं। जिसका चक्कर पृथ्वी जैसे ही बहुत सारे करोड़ों प्लैनेट्स लगा रहे होंगे, जहाँ पर वी नेवर नो कि हमारे अर्थ के जैसा ही लाइफ वहाँ पे भी मौजूद हो सकती है। उसके बाद हम सभी अक्सर रात में बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ निहारते हैं और ये सोचते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले हैं। हमारी अर्थ के अलावा किसी और गैलेक्सी में, किसी और प्लैनेट पर हमारे जैसी सभ्यता हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो वो हमसे कितनी अलग होगी, हमसे कितनी एडवांस होंगी, और अगर ऐसी सभ्यता सच में एग्जिस्ट करती है तो अब तक हम उनसे मिल क्यों नहीं पाए हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर साइंटिस्ट भी आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, पर हम अपनी इमेजिनेशन से इन सब सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यूनिवर्स की सैर पर, जहाँ हम अपनी ही इमेजिनेशन से अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। लाइफ बियॉन्ड अर्थ। हमें अपने सफ़र की शुरुआत अपने ही ग्रह पृथ्वी से करनी पड़ेगी और हमें जानने की कोशिश करनी होगी कि हमारे खुद के ग्रह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ऐसे सिचुएशंस पैदा हुए कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। और जब हम नजर पृथ्वी की तरफ दौड़ाते हैं तो चारों तरफ से लाइफ से भरपूर नजर आता है, जहाँ पर जीवों और पेड़ पौधों की लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो आज इस समय इस वीडियो को देख रहा है। और आखिर जीवन की उत्पत्ति के लिए किसी ग्रह पर क्या जरूरी है और हमारी अर्थ पे ऐसा क्या मौजूद था जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। जिस तरह हम खाने में तरह तरह के मसाले मिलाकर एक स्वादिष्ट पकवान तैयार करते हैं, उसी तरह लाइफ के लिए बहुत सारी केमिकल्स की सही मात्रा में प्रोपोर्शंस की जरूरत होती है। एक सीधी सादी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम सब अलग अलग तरह के केमिकल से बने हुए हैं, पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसमें खास तौर पर 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि सनलाइट एंड जियोथर्मल एनर्जी। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत के लिए एक सही सर्टेन अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये प्लैनेट ना तो अपने सूरज से ज़्यादा दूरी पर होना चाहिए, ना ही अपने सूरज के ज़्यादा करीब। यानी कि अगर एनर्जी सही मात्रा में होती है तो किसी भी ग्रह पर लाइफ की शुरुआत की संभावना हो जाती है। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत के लिए दूसरा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। किसी भी ग्रह पर जीवन को बनाने के लिए आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये केमिकल्स सही तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये लाइफ के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। गैस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद रहते हैं और बहुत ही तेज स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं सॉलिड स्टेट में एटम फिक्स होते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स को बना ही नहीं सकते। बट लिक्विड स्टेट में एटम्स एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ये दूसरे एटम से ठीक तरह से इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ ही एक दूसरे से जुड़कर एक बेसिक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। लिक्विड वाटर लाइफ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ही ज्यादा आइडियल माना जाता है, जहाँ एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बेसिक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ के लिए ज़रूरी चेन का निर्माण कर लेते हैं। यानी किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए लिक्विड वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये लिक्विड वाटर हम ऐसे प्लैनेट्स पर पा सकते हैं जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में मौजूद रहे, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी, जिसकी वजह से लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में ही बना रहता है। आज के करीब 4 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी लाइफ की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे ही परफेक्ट जगह हुआ करती थी। लिक्विड वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में लंबे समय के लिए मौजूद था। इस टाइम पर हमारे पृथ्वी पर लिक्विड वाटर के बहुत ही विशाल ओशंस मौजूद हुआ करते थे और इसी समय पर इन्हीं विशाल ओशंस की गहराई में क्रैक्स हुआ करते थे, जहां से हैवी एलिमेंट्स हमारे अर्थ के कोर से निकलकर
इस ओशन के तह तक आ रहे थे। यहाँ पर ये बेसिक एलिमेंट्स ने मिलकर जीवन के जरूरी सेल्स का निर्माण किया और ऐसे हमारी अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस केमिस्ट्री ने आगे जाकर इवोल्यूशन का रूप ले लिया, जिसने कई बिलियन साल के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप ले लिया। अगर सच कहूँ तो जीवन की शुरुआत अपनी अर्थ पर कैसे हुई ये अभी तक एक मिस्ट्री है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेनेट पर लाइफ की स्टार्टिंग के लिए इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो हैं ऑर्गेनिक वाटर, जो हैं लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। पर हम जितना लाइफ की स्टार्टिंग के बारे में सोचते हैं उतना ही हैरान होते जाते हैं। पर रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक लाइफ, डेंजरस वोल्केनोज, हॉट डेजर्ट, कोल्ड माउंटेन्स, गहरे समुद्र में और स्पेस में भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि लाइफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पॉसिबल है। यानी ऐसी जगह में भी जीवन हो सकता है जो पहली बार में हमें कुछ खास जगह ना लगी हो। अभी तक की गई हुई स्टडीज में हमारे साइंटिस्ट को ये पता चला है कि हमारे अर्थ पे लाइफ की शुरुआत करीब 4 बिलियन साल पहले हुई थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे हमारी अर्थ एक बहुत ही खतरनाक एलियन प्लेनेट के जैसा दिखा करती थी और करीब 100 मिलियन सालों तक हमारी अर्थ पर खतरनाक वोल्केनोज और एस्टेरॉइड का राज चला करता था। अगर आप इस समय पर एग्जिस्ट करते तो आप हमारी पृथ्वी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि ये विशालकाय वोल्केनोज और लावा के रिवर्स से भरा हुआ था। पर इतने खतरनाक सिचुएशन में होते हुए भी लाइफ ने इस ग्रह पर अपने जीवन की उत्पत्ति शुरू कर दी थी। जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होती रही वैसे वैसे विशाल महासागर की गहराई में जीवन की उत्पत्ति होने लगी। जिस तरह इतनी खतरनाक सिचुएशंस का सामना करते हुए हमारी अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई, उसी की स्टडीज करते हुए हमारे वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि किसी भी ग्रह पर कितनी भी कंडीशंस खराब हो पर वहां पर लाइफ की संभावना है। धरती की उत्पत्ति के करीब 4 बिलियन सालों के बाद केवल कुछ सालों पहले ही इंसानों ने धरती के परे अंतरिक्ष में दूसरे प्लैनेटों की और जीवनों की खोज शुरू की है और इस विशाल यूनिवर्स में जीवन की खोज अभी तो मात्र बस शुरू ही हुई है। स्टडी से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए लिक्विड वाटर काफ़ी ज़रूरी है। मीन्स जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के जीवन होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में पृथ्वी से परे जीवन खोजने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सिर्फ ऐसे प्लेनेट का पता करें जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है। हमने कुछ सालों पहले ही ऐसी ही खोज शुरू की है। ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हमें मिले हैं जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है और अपने कुछ ही दिनों की ही खोज में हमें ऐसे ग्रह मिले हैं जो अपने ही तारे के हैबिटेबल जोन में हैं और जहाँ पर लिक्विड वाटर काफ़ी समय के लिए बना रहता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं कैपिलस 62F, ट्रैपिस्ट 1D, टी गार्डन B और K212b। और स्टडी से ये पता चला है कि लाइफ की स्टार्टिंग के लिए 2 ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और ऐसे में ये बड़ी संभावना है कि किसी न किसी ग्रह पर लाइफ किसी भी फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हो सकती है। केवल हमारी आकाशगंगा में ही ऐसे सैकड़ों प्लैनेट हैं जो कि रॉकी प्लैनेट्स हैं और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं और अपने स्टार का सही तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। यानी सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही करीब धरती के तरह ही 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। और अगर सिर्फ हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे से सैकड़ों प्लैनेट हैं जिन पर जीवन की पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस हैं और जिनको हम गिन नहीं सकते क्योंकि आंकड़ों में बहुत ही ज़्यादा हैं। जिनमें से हर एक ग्रह बहुत ही खास होगा जहाँ पे जीवन किसी अलग तरह का हो सकता है। यहाँ जीवन अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफ़ी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट्स से बने हुए हो सकते हैं और हो सकता है वो अपने जीने के लिए हमसे अलग किसी संसाधन का इस्तेमाल करते हों। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हैबिटेबल जोन में होने के साथ वो ग्रह हैबिटेबल हो और वहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवन हो। और काफ़ी सालों की स्टडीज़ के बाद हमें ये पता चला है कि कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं, बट किसी कारणवश वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से वहाँ जीवन की स्टार्टिंग होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पहले वैज्ञानिकों को लगा कि हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस पर लाइफ पॉसिबल है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर किस वाटर लिक्विड फॉर्म में काफ़ी समय से मौजूद रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़
हो सकती हैं। बट फिर स्टडीज करने के बाद पता चला कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही खतरनाक है, जो कई तरह की टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ है और यहाँ जीवन के पनपने की कोई भी संभावना है ही नहीं। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जीवन सिर्फ हैबिटेबल जोन में रह रहे ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उनके गर्मी से परे मौजूद विशाल मून्स भी जीवन को पनपने के लिए काफ़ी उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें जीवन के लिए ज़रूरी एनर्जी ना कि अपने तारे की रोशनी से मिलती है, बल्कि इनके विशाल ग्रहों की ग्रेविटी भी इन्हें काफ़ी ऊर्जा मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे आईओ मून पर कई विशाल वॉल्केनोस मौजूद हैं, जिसका कारण है जुपिटर का बहुत ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून इंसेलेडस पर जीवन के लिए ज़रूरी 3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इनके मून के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर साइंटिस्ट को स्टडीज में हाइड्रोकार्बन के ओशंस और एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मिला है। केवल हमारे सौरमंडल में ही दर्जनों एक्सोमून्स मौजूद है जहां किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि कैसे किसी ग्रह के मून पर जीवन हो सकता है। ऐसे अकेले हमारे ही आकाशगंगा में हजारों ट्रिलियन ऐसे एक्सोमून्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, जो कि हमारी आकाशगंगा के प्लैनेट्स की संख्या के करीबन 100 गुना ज़्यादा है। इनमें से कुछ एक्सोमून्स हमारी धरती के जितने भी विशाल हो सकते हैं, जहां हमारे अर्थ की तरह ही लिक्विड वाटर और सरफेस मौजूद हो सकता है। यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे लाइफ है और वहाँ पे लाइफ अच्छे से चल भी रही हो। अब ऐसा कभी भी हो सकता है कि हमें न्यूज़ मिले कि हमने अपने पृथ्वी के बाहर किसी नए ग्रह की खोज कर ली है और नए जीवन की खोज कर ली है। अगर हम अपनी पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पे अगर एक बैक्टीरिया की भी खोज कर लें तो ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन ढूंढने के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और कुछ सालों में ही हम अपनी गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर या अलग गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर लाइफ की खोज कर सकते हैं। और साथ ही हम किसी ऐसे प्लैनेट की भी खोज कर सकते हैं जो अपने तारे का चक्कर लगा रहा हो और वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो। और ये खोज पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अहम होगा, जब हम ये ढूंढ के निकालेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले इंसान नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में हमारे इंसान के साथ साथ भी और भी लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं, और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, और भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमारी जैसी ही एग्जिस्ट करती हैं। पर असली कहानी तो तब स्टार्ट होगी जब हम अपने पृथ्वी के परे किसी और प्लेनेट पर जीवन की खोज कर लेंगे। ऐसे में एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो हर कहीं मौजूद है, तो हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किस छोर पर एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन पनपने से पहले ही कहीं और पे जीवन पनप रहा था, या हम हमारे यूनिवर्स के पहले जीव हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमें ब्रह्मांड का सफर एक नए तरीके से शुरू करना होगा। हमारा विशाल ब्रह्मांड करीब 14 बिलियन सालों पुराना है और हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का निर्माण आज से करीब 12 बिलियन साल पहले हुआ था। वहीं हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति करीब 4 बिलियन साल पहले ही हुई थी और केवल कुछ लाख साल पहले ही यहाँ पे एक इंटेलिजेंट स्पीशीज होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। यानी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के कॉस्मिक स्केल के एक बेहद ही छोटे हिस्से में मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हमसे काफी पहले ही हो चुकी हो। ऐसे में ये जीवन हमसे टेक्निकली काफी एडवांस भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या हमारे जीवन के इस कॉस्मिक स्टेज में हमारे पृथ्वी पर जीवन काफी देर से आया, और क्या हमसे पहले भी कोई स्पीसीज यहाँ पे जन्म ले चुकी है या कोई लाइफ फॉर्म, और अगर ऐसा है तो ये हमसे कितने पुराने हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को देखना होगा। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। इस विस्फोट होने के कुछ मिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड काफी गर्म था, जो कि किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं था। जब ये जीवन के पनपने लायक ठंडा हुआ, तब किसी भी प्लेनेट या स्टार का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय हमारा विशाल ब्रह्मांड सिर्फ हाइड्रोजन के बने विशाल बादलों से ही भरा हुआ था।
बिग बैंग के करीब 70 मिलियन सालों बाद ग्रेविटी ने इन विशाल बादलों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया और कई साल चले इस प्रोसेस के बाद इन हाइड्रोजनों से बने बादलों से जन्म हुआ फर्स्ट जनरेशन स्टार्स का। ये फर्स्ट जनरेशन स्टार्स बहुत ही बड़े, शक्तिशाली और चमकीले हुआ करते थे, जो कि लगभग पूरी की पूरी तरह हाइड्रोजन से ही बने हुए थे। पर लाइफ के लिए जरूरी हैवी एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी भी अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि बिग बैंग भी इतना गर्म नहीं था कि इनसे हैवी एलिमेंट्स का निर्माण हो सके। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ही अस्तित्व में आए थे, और जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स और हैवी एलिमेंट्स जो हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, उनका निर्माण इन फर्स्ट जनरेशन स्टार्स के बहुत ही गर्म कोर में हुआ था। और केवल एक ही तरीके से ये हैवी एलिमेंट्स इन तारों के कोर से बाहर आ सकते थे, और वो भी तब जब इन तारों का अंत एक महाविस्फोट से हो, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं। इन तारों में हुए भयानक विस्फोट यानी सुपरनोवा से विशाल गैस और डस्ट के बादलों का निर्माण हुआ था, जिसने जीवन के लिए जरूरी सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को इस विशाल ब्रह्मांड में सभी तरफ फैला दिया। इन विशाल गैस और डस्ट के बादलों से हमारे सूर्य जैसे सेकंड जनरेशन स्टार्स का जन्म हुआ। पर इस बार ये तारे अकेले नहीं थे। इन तारों के चारों ओर रॉकी प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे, यानी बिग बैंग से करीब 0.1 बिलियन साल बाद ही और आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स आ गए थे। जब बिग बैंग के बाद निकला हुआ हीट धीमे धीमे खत्म होने लगा, तब हमारे ब्रह्मांड में गोल्डी लॉक एरा की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब एम्प्टी स्पेस का तापमान आज की तरह -270 डिग्री सेल्सियस ना होकर हमारे घर के रूम टेम्परेचर के जितना 23 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। कई सैकड़ों सालों तक हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान इतना ही बना हुआ था। ये वो समय था जब हमारे विशाल ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन पनप सकता था। यहाँ तक ही ऐसे भी रोग प्लैनेट पर जो अपने तारे को छोड़कर ऐसे ही इस विशाल अंतहीन स्पेस में भटक रहे हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि ये सही समय हो सकता था जब हमारे यूनिवर्स में लाइफ की पहली स्टार्टिंग हुई हो, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जहाँ का जीवन लगभग हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के जितना ही पुराना है। ऐसे में ये हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो सकते हैं, जो कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी कंट्रोल करने की ताकत रखते हो। पर कई सालों तक चले स्टडीज में भी हमें ऐसी कोई एलियन लाइफ के सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में एक सवाल और बनता है कि आखिर में ये सब है कहाँ और हम अब तक इन्हें ढूंढ क्यों नहीं सके हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ भले ही बहुत कॉमन हो, पर हमारे इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर हो। साथ ही हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड की सभ्यता को हमारे ब्रह्मांड की सभ्यता को ढूंढने में अरबों करोड़ों सालों का समय लग सकता है। आखिर में ये भी हो सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले भी हो सकते हैं और इस यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत हमारे ही ग्रह से हुई हो। ऐसे में हम इंसानों को ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन को फैलाने के लिए कई अरबों करोड़ों सालों का समय लगेगा। तब तक हम हमारे सौरमंडल, दूसरे सौरमंडलों और आकाश गंगाओं में मौजूद दूसरे ग्रहों तक जीवन पहुंचा सके। अभी हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 बिलियन साल पुरानी ही है और साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले करीब 1 लाख बिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही बना रहेगा, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आखिरी तारे का भी अंत हो जाएगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रेड ड्वार्फ स्टार्स इस विशाल ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के जीवन को खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। रेड ड्वार्फ स्टार करीब 1 लाख बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जिसके दौरान ये अपने ऑर्बिट में मौजूद सभी प्लैनेट्स को ऐसे ही सनलाइट प्रोवाइड कराते रहते हैं। इस रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में घूम रहे प्लैनेटों में सबसे ज्यादा लाइफ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जीवन को पनपने के लिए स्टेबल कंडीशंस की जरूरत होती है और इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जीवन को पनपने के लिए जरूरी स्टेबल कंडीशंस कई सैकड़ों बिलियन सालों तक ऐसे ही बने रह सकते हैं। पर इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ कई परेशानियां भी मौजूद हैं। ये तारे बेहद ही बड़ी मात्रा में खतरनाक सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं, जो कि इनके ऑर्बिट में रह रहे प्लैनेट की लाइफ को एक झटके में ही खत्म कर सकते हैं। साथ ही इन तारों की एनर्जी हमारे सूरज के अकॉर्डिंग काफी कम होती है। ऐसे में किसी भी प्लैनेट को हैबिटेबल पोजीशन में रहने के लिए इनसे काफी करीब पर रहना होगा, पर इतने करीब रहने के कारण ये प्लैनेट्स इनसे टाइटली लॉक हो सकते हैं। मतलब इनका एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहेगा और दूसरा साइड अपने तारे से अपोजिट साइड में रहेगा। ऐसे प्लैनेट्स का एक साइड बहुत ही गर्म होगा और दूसरा प्लैनेट बहुत ही ठंडा, जहाँ पर किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने के लिए चांसेस बहुत ही कम है। पर हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति ने हमें ये बताया कि जीवन किसी भी परिस्थिति और माहौल में
पनपने में और अपने आप को इवॉल्व करने में सक्षम है। ऐसे में हो सकता है कि इन रेड डॉर्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद करोड़ों प्लैनेटों में से किसी एक प्लैनेट पर किसी हाईली एडवांस्ड सभ्यता का राज हो, जो कि कई बिलियन सालों से यहाँ पर मौजूद है। पर अभी तो बस ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ही है और हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से ही बहुत ही ज्यादा गति से फैलता जा रहा है और हमसे काफी दूर मौजूद तारे हमसे और भी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी आ सकता है जो कि इस टाइम पर हमें आकाश में देखने पर काफी तारे नजर आते हैं और कुछ समय होते होते हमें ये पूरा काला ब्लैक नजर आएगा। ऐसे में हमसे कई बिलियन सालों के बाद पैदा होने वाली जनरेशंस बहुत ही चकित होंगी कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआती दिनों में रहना कैसा होता होगा, जब सारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ होता था और हम हमारी ब्रह्मांड के शुरुआत के बाद निकले कॉस्मिक ग्लू को देखने में सक्षम थे। वो हमारी तरह ये भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, जो कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे में हम बेहद ही खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब हमारा सारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ नजर आता है और साथ ही हम अपने ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग की स्टडीज करने में भी सक्षम हैं। ऐसे में आप भी इस समय का मजा लीजिए, रात में आकाश की ओर देखिए और इन तारों को भी जी भरकर देख लीजिए। क्या पता इन तारों का चक्कर लगा रहे किसी ग्रह में मौजूद कोई और भी आपको देख रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम फ्यूचर में सीरीज की और भी वीडियोस लाएंगे और मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।